नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आज आप लोगों को शिक्षण व शिक्षण की अवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण को मैंने पहले आप लोगों को कई बार शिक्षण के संबंध में बताया है। शिक्षण की परिभाषा मॉरिसन की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है। इसकी परिभाषा मॉरिसन की परिभाषा हमने दिया है। मॉरिसन ने शिक्षण के संबंध में बताया है। ये मॉरिसन ने शिक्षण के संबंध में बताया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अर्थात शिक्षक कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, अर्थात छात्रों के प्रशिक्षणार्थियों के संपर्क में आता है और उसके लिए ज्ञान की व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है। साथियों, मॉरिसन की परिभाषा कई बार मैंने रिपीट किया है। आए दिन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपके बीएड बीटीसी की परीक्षाओं में जो सेमेस्टर की परीक्षाएं आप लोग पढ़ते हैं उसमें पूछा जाता है, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं कि अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। यही शिक्षण है। अगली परिभाषा जो है साथियों, मैं देने जा रहा हूं, शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है। संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। ये परिभाषा जो है साथियों रायबर्न की है। रायबर्न की, अकॉर्डिंग टू रायबर्न की परिभाषा, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। एक और परिभाषा मैं आपको जो है कि देने जा रहा हूं, ये है शिक्षण एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? वह ऐसा सिस्टम है जो प्रशिक्षुओं के लिए, बालकों के लिए अधिगम उत्पन्न करने हेतु या अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, प्रणाली है। शिक्षण एक प्रणाली है जो प्रशिक्षुओं में या बालकों में अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित की है। ये परिभाषा किसकी है बताइए? किस पता है? ये परिभाषा स्मिथ की है। किसकी है? स्मिथ की। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, शिक्षण एक संबंध है। ये जो है रायबर्न की परिभाषा है। शिक्षण एक प्रणाली है, व्यवस्था है, सिस्टम है जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए बालकों को प्रेरित करती है। ये जो है आपकी 3 परिभाषाएं मैंने आप लोगों को बताया है। मॉरिसन की परिभाषा, मॉरिसन की, रायबर्न की परिभाषा
शिक्षण एक संबंध है और स्मिथ की परिभाषा, शिक्षण एक प्रणाली है, सिस्टम है, व्यवस्था है। तो आज आपने शिक्षण की, इसके पहले मैंने शिक्षण की परिभाषा दिया है आप लोगों को। फिर आज मैंने 3 परिभाषाओं को जो है, मॉरिसन की परिभाषा, रायवर्न की परिभाषा और स्मिथ की परिभाषा आप लोगों को शेयर किया हूँ। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को, जो शिक्षण के साथ साथ अत्यंत ही आपको माइक्रो टीचिंग में जो है प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, शिक्षण कार्य करने के लिए इसका स्टेज कैसा होता है, इसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं। तो आज आप लोगों को फेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाओं के तरफ लेकर चलता हूँ। शिक्षण की अवस्थाएं, इसको 3 रूपों में जो है कि देखा जाता है। शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहले स्टेप की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था, जिसे प्री एक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षण की पहली जो क्रिया अवस्था होती है, पूर्व क्रिया अवस्था होती है, प्री एक्टिव स्टेज होती है। ये शिक्षक के लिए, प्रशिक्षक के लिए, आप जैसे प्रशिक्षुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं इसको बताने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने जो मैं आज आप लोगों को गाइडलाइन कर रहा हूँ, आपका साथी बन करके, शिक्षक बन करके, ये मेरे उन तमाम गुरुओं की देन है। जैसे जखनिया क्षेत्र के रहने वाले मैं जब बीएड कर रहा था तो इस समय पीएचडी धारक डॉक्टर बाबूलाल यादव जी, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। मेरे गुरुजन के रूप में वरिष्ठ शिक्षक और एचओडी के रूप में डॉक्टर शिवमूर्त यादव, डॉक्टर ब्रजकिशोर मिश्रा जी, डॉक्टर संजय भारती जी, मेरी सबसे प्रिय सिस्टर जो मेरे साथ मेरा सहयोग कर रही हैं, मुबैना खातून जी, आप शिक्षक भूपेंद्र सिंह जी, मेरे करीबी सहयोगी गुरु भी हैं प्रोफेसर संजय राय सर जी, और तमाम मेरे कॉलेज के सहयोगी शिक्षिकाएं मेरे साथ लगे हुए हैं। इन लोगों के सहयोग से आप लोगों के साथ जो रूबरू होने का अवसर मिला है, बड़ी मुझे खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगा कि ये मेरे सभी सहयोगी शिक्षक गुरुजन बिंदु अपनी छत्रछाया, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, और मैं हर संभव आप लोगों को शैक्षिक मार्गदर्शन करते हुए आपको आपके डेवलप के लिए, आपको शिक्षक बनाने के लिए आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तो साथियों, पुनः मैं आपको शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था के तरफ लेकर के चलता हूँ। एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करने के लिए, एक प्रशिक्षु अपना शिक्षण कार्य करने के लिए वह करता क्या है, 3 स्टेप से होकर के उसके शिक्षण कार्य संपन्न होते हैं। पहला स्टेज जो होता है प्री एक्टिव स्टेज, जो पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है, इसे नियोजन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, योजना बनाने की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जो है
शिक्षण नियोजन की अवस्था इसको कहा जाता है। शिक्षण नियोजन की अवस्था ये अवस्था जो होती है एक शिक्षक के लिए, प्रशिक्षु के लिए घर पर तैयारी करने की अवस्था होती है। घर पर तैयारी करना ये शिक्षण के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। घर पर तैयारी करना मतलब शिक्षण व्यवस्थित करना, वो कैसे करता है? पूर्व शिक्षण नियोजन की अवस्था पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक अपने घर पर तैयारी करता है कि हमें कल अपने प्रकरण को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस पर वह चिंतन करता है, उसकी समीक्षा करता है कि हमें कैसे जो है कल की अमुक पाठ योजना छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है। किस शिक्षण विधि को, किस शिक्षण कौशल को, किस शिक्षण उपागम को, युक्ति को, शिक्षण सूत्र को, तमाम तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती है पहले से जो है पूर्व नियोजित कर लेता है और वह इस पर चिंतन करता है कि मेरा शिक्षण बालकों के समक्ष कैसे प्रभावशाली एवं रुचिकर होगा और बालक जो है मेरे द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल हो सकेंगे। तो साथियों, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था जो होती है घर पर शिक्षक को तैयारी करने के लिए होती है। वो पहले से ही प्लानिंग करता है कि हमें अगले दिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर हो सकेगा। साथियों, नहीं समझ में आता है तो जैसे मैंने अपने गुरुजन और साथियों का नाम लिया है, ठीक उसी तरह से वह शिक्षक, वह प्रशिक्षु, आप जैसे दोस्त नहीं समझ में आता है तो दूसरे लोगों से राय मशवरा भी कर लेता है। इसलिए राय मशवरा करता है कि आने वाला जो समय है, कल का जो पाठ्यक्रम है, कल का पढ़ाए जाने वाले जो विषय वस्तु हो, पढ़ाने में कोई कठिनाई न आए। साथियों, ये रहा शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। अब मैं आपको शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये इंटर एक्टिव स्टेज की तरफ ले चलता हूं कि ये क्या होती है। आपने देखा कि शिक्षण की पहली अवस्था जो होती है शिक्षक के द्वारा घर पर कर ली जाती है कि कल हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि बच्चे प्रभावित होंगे और अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। अब जो है पूरी तैयारी के साथ शिक्षक जो है अपनी दूसरी शिक्षण की जो अवस्था होती है उस अवस्था में पहुंचता है जो अंत प्रक्रिया अवस्था के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें साथियों एक शिक्षक के द्वारा, एक प्रशिक्षक के द्वारा, आप जैसे प्रशिक्षुओं के द्वारा कक्षा कक्ष में एंट्री किया जाता है। किस लिए? पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए। तो मैं माइक्रो टीचिंग के तहत आप लोगों को समझा रहा हूं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अंत प्रक्रिया अवस्था में बताया जाता है कि आप जो है एक शिक्षक जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए एंट्री करता है, प्रवेश करता है। उस समय से लेकर के जब तक जो है, उस समय से लेकर के जब तक वह कक्षा कक्ष में उपस्थित रहता है तब तक जो है वह जो भी कार्य करता है जिसके द्वारा बालक को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके, उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, अधिकतम ज्ञान
सीख सकें, इसके लिए जितना भी वो कार्य करता है, सब कार्य, सारे कार्य अंत प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत, इंटर एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। तो इसमें करता क्या है, क्या करता है? इस अवस्था में जब वो कक्षा कक्ष में एंट्री करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वह कक्षा कक्ष में बालकों में विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करता है। पहला काम इस अवस्था में उसका उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना, विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना। दूसरा काम, ये तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट, क्या होगा, कोई बताएगा? तीसरा पॉइंट, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना। अंत प्रक्रिया अवस्था में जो है एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना। जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है उससे पहले का जो उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से नए ज्ञान की ओर ले जाना, उसका संबंध स्थापित करना और छात्रों में पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना। साथियों, इसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है, छात्रों से उत्तर प्राप्त करता है, छात्र ही छात्र से कभी कभी प्रश्न कर देते हैं और छात्र उत्तर भी देते हैं। इसमें शिक्षक सहयोग करता है और छात्र के प्रश्न का उत्तर यदि छात्र से संभव नहीं हो पाता है तो उनकी समस्या का समाधान शिक्षक जो है स्वयं करता है। तो साथियों, शिक्षण की जो अंत प्रक्रिया अवस्था होती है, इस अवस्था में एक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष में पहुंच करके जब से शिक्षण कार्य शुरू करता है और जब तक समाप्त नहीं होता, अर्थात शिक्षण की पश्च अंत क्रिया अवस्था में जो है जो भी उसका 35 से 40 मिनट का शिक्षण कार्य होता है, उस कार्य में जितनी भी उसकी क्रियाएं होती, सारी क्रियाएं जो है अंत प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं हम शिक्षण की तीसरी जो अवस्था होती है जिसको पश्च क्रिया के अवस्था के नाम से जाना जाता है, उत्तर क्रिया के अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, आपने देखा कि पहली क्रिया अवस्था में शिक्षक अपने घर से तैयारी करके आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरी जो प्रक्रिया अवस्था होती है उसमें जो है कि शिक्षक अपनी कक्षा में एंट्री करता है और जब तक 35-40 मिनट तक रहता है उसकी सारी क्रियाएं छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के संबंध में होती हैं और सारी क्रियाओं को तब तक करते रहता है जब तक जो है कि उसकी अवस्था अंत प्रक्रिया अवस्था में रहती है। तो पश्च क्रिया में क्या होता है, ये बाद की है, उत्तर प्रक्रिया अवस्था होती है। उत्तर क्रिया अवस्था, इसको उत्तर क्रिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर क्रिया अवस्था, इसको पोस्ट एक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है।
पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट, सीटेट, सुपर टेट सारी परीक्षाओं में आपकी जो सेमेस्टर की परीक्षा है, डीएलएड हो चाहे बीटीसी हो, किसी भी परीक्षाओं में जो है कि या अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है, इसमें क्या होती है, एक शिक्षक क्या करता है? साथियों, पश्च क्रिया अवस्था में एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है शिक्षक मूल्यांकन कार्य करता है। मूल्यांकन कार्य करता है। ये क्या होता है? मूल्यांकन कार्य। पहली अवस्था में उन्हें तो घर से तैयारी करके आ लिया पढ़ाने के लिए, दूसरी अवस्था में पढ़ा भी लिया। अब तीसरी अवस्था में वो मूल्यांकन कार्य करता है। ये क्या होता है मूल्यांकन कार्य कर? केकरे समझ में आया? किनको किनको समझ में आया? हाथ उठाइए तो। ठीक है, इसको मैं जो है आप लोगों को समझा देता हूँ, घबराइए नहीं। साथियों, मूल्यांकन कार्य टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। मूल्यांकन कार्य किस पर निर्भर होता है? मूल्यांकन कार्य किस पर निर्भर होता है या किस पर निर्भर रहता है? मूल्यांकन कार्य निर्भर रहता है ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है उद्देश्य पर। मूल्यांकन कार्य उद्देश्य पर निर्भर रहता है। साथियों, स्पष्ट क्रियावस्था में, उत्तर क्रियावस्था में, पोस्ट एक्टिव स्टेज में एक शिक्षक जो है कि मूल्यांकन कार्य करता है। वो मूल्यांकन कार्य वह होता है कि शिक्षक ने पढ़ा लिया, बालक को कितना समझ में आया और बालक को कितना समझ में आना चाहिए, इस बात का मूल्यांकन करता है कि मैंने जो पढ़ाया बालक ने कितना समझ लिया है और बालक को कितना समझ में आ जाना चाहिए। इसी बात का जो है कि वह अंत में जो है शिक्षण कार्य करने के बाद जो है वह यह पता लगाता है कि बालक ने कितना सीखा और बालक के द्वारा कितना सीखा जाना चाहिए। पता लगा लिया, जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान करता है। और क्या करता है? अगले दिन पढ़ाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां, शिक्षण व्यूहरचनाएं, शिक्षण नीतियां, शिक्षण सूत्र, पढ़ाने की जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को अगले दिन फिर जो है इस प्रकार से व्यवस्थित करके लेकर के आता है कि आज जो मैंने पढ़ाया बालक ने जितना सीखा, बालक को और कितना सीखा जाना चाहिए, वह ज्ञान की वृद्धि अगले दिन पूरी तरह से हो सके। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आप सभी प्रशिक्षुओं से मेरा निवेदन है कि आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आप अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनको बताएं कि माइक्रो टीचिंग महेंद्र सर के द्वारा जो है कि कराई जा रही है। आप जो है कि मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच सके। और सभी साथियों को शेयर करना न भूलें। एक दूसरे से आप लोग जो है शेयर करते करते सभी छात्रों तक पहुँचा देंगे और आप जो है खुशहाल रहेंगे और आपके साथी भी खुशहाल रहेंगे। बस आज यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।